6-8 लोगों के साथ ऊनो खेलने में बताइए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? लोगों की संख्या? नहीं। पत्तों की कमी? नहीं, कम पड़े तो आप एक गड्डी और ले सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो दोस्त जो हर 3-4 चाल के बाद एक नया रूल लेकर आता है कि फलाने पत्ते के ऊपर ढिकाना पत्ता आप नहीं चल सकते और इसके लिए आप पर लग जाती है पेनल्टी। आप मन मारकर गड्डी से एक और पत्ता उठाते हैं और फिर 1-2 चाल बाद वो दोस्त किसी और को टोकता है, उसको पत्ता उठाना पड़ता है और इसी तरह एक आदमी पूरे ग्रुप को परेशान कर देता है। कोई अपनी चाल पर सोच ही नहीं पाता क्योंकि हर थोड़ी देर में खेल के रूल्स ही चेंज हो जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ देर चलता है और फिर खेल खत्म होते होते आपको मालूम चलता है कि ये दोस्त जो सबसे ज्यादा ज्ञानी बनता था उसी को ऊनो खेलना नहीं आता। डोनाल्ड ट्रंप के चलते पूरी दुनिया ऊनो के इस खेल जैसी हो गई है। पूरी दुनिया की सरकारें और उद्योग जगत परेशान हैं क्योंकि सभी विश्व व्यापार का हिस्सा होकर भी कह नहीं पा रहे हैं कि ट्रंप को ऊनो खेलना नहीं आता। ऐसी स्थिति में क्या रास्ता बचता है? एक तो वो जो चीन ने अपनाया, टैरिफ का जवाब टैरिफ। दूसरा रास्ता है ऊपर वाले की लकड़ी का इंतजार। व्यापार की दुनिया में ऊपर वाला होता है बाजार। सामने कोई भी हो, सन की हो, महामानव हो, अवतार या कोई और, बाजार सभी को ठंडा करने का दम रखता है और लगता है कि ऊपर वाले की ये लकड़ी अब ट्रंप पर काम करने लगी है। वो बार बार विजय की घोषणा करते हैं लेकिन सच्चाई यही है कि उन्हें हर कुछ घंटों में अपने ऐलानों से पीछे भी हटना पड़ रहा है। अब ट्रंप ने कौन सा फैसला वापस ले लिया और इसे दुनिया कैसे देख रही है, किसका नफा नुकसान होगा, इसी पर बात होगी आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल, चैनल है खबरगांव और आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। राजदूत में आज फिर बात डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ की। हम राजदूत में लगातार इस विषय पर बात कर रहे हैं। 10 अप्रैल को ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया, ऑलमोस्ट 145%। इसके जवाब में चीन ने अमेरिका पर लगा टैरिफ बढ़ा दिया, 125% कर दिया। ये तीसरी बार था जब चीन ने अमेरिका पर काउंटर टैरिफ लगाया हो। ट्रंप को उम्मीद थी कि वो जो चीन पर टैरिफ लगाएंगे चीन झुकता जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। चीन उल्टे ट्रंप पर टैरिफ लगाता रहा। जब चीन ने दूसरी बार अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया तब ट्रंप को दुनिया से अलग थलग पड़ने का डर सताने लगा। उनके कैबिनेट में मतभेद पैदा हुए और अमेरिकी शेयर मार्केट्स में तो हाहाकार मचाई था। आपने अपने पोर्टफोलियोज में भी देखा होगा। ट्रंप को यह स्वीकार करना पड़ा, भले उन्होंने कहा न हो, कि जैसे उन्होंने सोचा था वैसा हो तो नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने एक स्टंट किया। उन्होंने 10% का बेसलाइन टैरिफ छोड़कर पूरी दुनिया के देशों पर लगाए टैरिफ में 90 दिनों की छूट दे दी ताकि बाजारों को कुछ राहत मिल जाए और व्यापार पटरी पर लौट सके। ऐसा ही हुआ भी। अमेरिकन मार्केट्स इंप्रूव करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ट्रंप के तिकड़म ने चीन पर काम नहीं किया। ट्रंप ने एक और बार कोशिश की, लेकिन इस बार भी चीन ने टिट फॉर टैट कर दिया। एक तरफ से 145% टैरिफ और दूसरी तरफ से 125% टैरिफ का तो यही मतलब निकलता है कि दोनों देशों के बीच एक तरह से व्यापार पर रोक है, जिसे कहा जाता है ट्रेड एम्बार्गो। ऐसा नहीं है कि कोई 145 से 125% के बाद व्यापार नहीं कर सकता इतना टैरिफ देकर, लेकिन 1.5 गुना या 1.25 गुना टैक्स के बाद होने वाला व्यापार बेतुकी कीमत पर होगा और इसे सिर्फ इमरजेंसी में ही चलाया जा सकता है, सस्टेनेबल तो नहीं है। एम्बार्गो की स्थिति तो ट्रंप ने पैदा कर दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ऐसे में यूएस अपनी जरूरतों को पूरा कैसे करेगा। याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चीन है और सबसे बड़ा इंपोर्टर यूएस, और दोनों का सबसे ज्यादा व्यापार भी आपस में ही है। ऐसे में अगर चीन के सामने नए बाजार खोजने की चुनौती थी तो अमेरिका की चुनौती थी कि जो कुछ चीन से आता है उससे रिप्लेस कैसे किया जाए, किससे किया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत आई उन कंपनियों के सामने जिनके बल पर टेक जगत में अमेरिका की तूती बोलती है। मिसाल के लिए एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, डेल वगैरह। इन सब के उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग चीन में होती है। अमेरिका में भी इनके दफ्तर और फैक्ट्रियां हैं, लेकिन या तो वो बहुत ही सीमित मात्रा में प्रोडक्शन करती हैं या फिर वो चीन से इंपोर्ट पर बहुत डिपेंड करती हैं। आईफोन का लेटेस्ट वर्जन इसी का उदाहरण है। ये एक विशुद्ध यूएस प्रोडक्ट है, अमेरिकन प्रोडक्ट है, लेकिन बनता है चाइना में, 16 सीरीज। आप कह सकते हैं कि ये तो बहुत छोटी चीज है। ट्रंप समर्थक भी यही बात बार बार ताल ठोक ठोक के कह रहे हैं कि क्या यूएस एक फोन अपने से नहीं बना सकता। जवाब क्या है कि बना तो सकता है, लेकिन अभी नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल एक बहुत रेप्यूटेड अखबार है यूएस का, मार्केट्स पर नजर रखने के लिए जाना जाता है। इसने अपने यूट्यूब चैनल पर 9 अप्रैल को एक वीडियो डाला जिसका टाइटल था व्हाई वी डोंट हैव अ मेड इन अमेरिका आईफोन।
2.5 मिनट के इस वीडियो में आपको मालूम चलता है कि एक साधारण से मोबाइल फोन के मामले में अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह पिछड़ चुकी है, और ये भी कि चीन सिर्फ क्वांटिटी या मात्रा के चलते मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह नहीं है, क्योंकि एक ये चलती है बात बार बार कि चाइना क्वांटिटी की वजह से इस स्केल पर चीज़ें बनाता है, इसलिए वो सस्ती हैं और इसलिए वो दुनिया के लिए अट्रैक्टिव हैं। एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि वो क्वालिटी के मामले में भी दुनिया को टक्कर देता है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने आज से पूरे 8 साल पहले साल 2017 में कहा था कि कंपनीज चीन इसलिए नहीं आती कि वहाँ लेबर कॉस्ट कम है। ये तो बहुत पहले चेंज हो गया। एप्पल जैसी कंपनियां चीन आती हैं स्केल के चलते। यहाँ एक जगह पर स्किल्ड वर्कफोर्स की बहुत बड़ी संख्या मौजूद है। ऐसा कतई नहीं है कि अमेरिका में स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है या इसे तैयार नहीं कर सकते। बात बस ये है कि इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होगा और इसमें सालों लग सकते हैं। 3 से 5 साल का पीरियड लोग बता रहे हैं। इसके बाद दिक्कत आएगी स्केल की, स्केल के बाद स्केल की। जो हमेशा से चीन का एज रहा है उसमें अमेरिका कैसे आएगा जब वो दशकों से इस गेम में नहीं रहा। इसके बाद भी एक सवाल बचेगा कि जो क्वालिटी एप्पल जैसे प्रोडक्ट्स को चाहिए उसकी डिलीवरी स्केल पर कैसे होगी। ऑटोमेशन यानी रोबोट से काम लिया जा सकता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है जिसके परे आपको स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत पड़ ही जाएगी। इसलिए अमेरिका में कोई ये बताने को तैयार नहीं था कि मेड इन चाइना आईफोन पर तो टैरिफ लगा दिया, लेकिन मेड इन अमेरिका आईफोन कब आएगा और उसका प्राइस क्या होगा, और जो मेड इन चाइना आईफोन है खासकर 16 सीरीज वो किस रेट पर बिकेगी। एप्पल ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था, तो वॉल स्ट्रीट वालों ने कुछ कयासों के साथ वीडियो खत्म किया था कि या तो एप्पल आईफोन की कीमत का कुछ हिस्सा अपनी जेब से दे देगा या फिर कंपनी को टैरिफ से छूट मिल जाएगी, और तीसरा कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। अब गौर कीजिए, यहां हम सिर्फ एक कंपनी के एक प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। ट्रम्प टैरिफ ने तो पूरे अमेरिका चीन व्यापार को ही लपेटे में लिया था। चीन ने जब तीसरी बार अमेरिका पर टैरिफ ठोका तो साफ हो गया कि शी जिनपिंग ने पुष्पा देख ली है, वो तो नहीं झुकने वाले, यानी समाधान उसी को निकालना पड़ेगा जिसने ये सब शुरू किया था, यूएस। चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से भी यही तंज कसा गया कि जिसने टाइगर के गले में घंटी बांधी है उसी को उसको खोलना पड़ेगा। खुद अमेरिकी टेक कंपनी से जुड़े लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि इस तरह टैरिफ का खेल चलता रहा तो अमेरिका में उनके प्रोडक्ट्स के दाम आसमान को छू लेंगे। ट्रंप के समर्थक जो कैंपेन में उनके साथ थे, उद्योगपति बिल एक्मैन, उन्होंने भी टैरिफ्स की आलोचना की और कहा कि चीन को भी जो 3 महीने वाला मोरेटोरियम आया है, जो छूट आई है, उसमें शामिल करना चाहिए। इसीलिए 12 अप्रैल को जब यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिस ने टैरिफ में इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड चीजों की लिस्ट दी तो इस बात को मीडिया में रेखांकित किया गया कि स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, हार्ड ड्राइव्स और कंप्यूटर चिप्स वगैरह को टैरिफ से छूट दी गई। इन्हें चीन पर लगे 1.5 गुना और 10% के बेसलाइन टैरिफ दोनों से अभी के लिए छूट है। एक और बात है कि इस छूट को बैकडेट किया गया। यह फैसला 12 अप्रैल को प्रकाश में आया, लेकिन लागू होगा 5 अप्रैल से। एप्पल, एनवीडिया और डेल जैसी कंपनियों ने राहत की सांस ली। नैस्डैक पर एप्पल का शेयर आज आपको 4% ऊपर भी दिख रहा है। आप जानते हैं कि अमेरिका ने चीन को एडवांस माइक्रोचिप्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया हुआ है, लेकिन अमेरिका खुद भी ताइवान से बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर खरीदता है, तो इन्हें बनाने वाली मशीन्स को भी टैरिफ से बाहर रखा गया है। इन फैसलों की जानकारी देते हुए व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये क्लियर कर चुके हैं कि अमेरिका सेमीकंडक्टर चिप्स, स्मार्टफोन और लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग में चीन पर निर्भर नहीं रह सकता। ट्रंप के इशारे पर यह कंपनियां अब देश के भीतर अपने प्रोडक्ट बनाने में लग गई हैं, यानी चाहे घुमा फिरा के ही सही, अमेरिका चीन पर अपनी निर्भरता को स्वीकार कर रहा था। ट्रंप ने टेक कंपनीज को छूट दे दी तो उस तर्क को भी धक्का लगा जिसमें एक बेहद अजीब तर्क दिया गया था मेरे हिसाब से, कि दूसरे की आपदा में हमारे लिए अवसर है कि अमेरिका चीन को हैरेस करेगा तो इसमें हिंदुस्तान का फायदा है। कैलकुलेशन की होड़ चल रही थी कि चीन पर 1.5 गुना टैरिफ है, इंडिया पर 26% टैरिफ है, उसमें भी 90 दिनों की रोक है। अब तो एप्पल की फैक्ट्री चीन से उखड़ जाएगी, इंडिया आ जाएगी, फलाना ठिकाना। तो सीन ये है कि अव्वल तो एप्पल को चीन में ही आईफोन बनाने में राहत मिली हुई है। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपने कैरोलिन लेविट की बात ध्यान से सुनी हो तो वो चीन से फैक्ट्रीज को भारत शिफ्ट करने की बात नहीं कर रही थी। उन्होंने क्या कहा था आप सुनिए। These companies are hustling to onshore their manufacturing in the US as soon as possible, यानी ट्रम्प फैक्ट्री अमेरिका में चाहते हैं, न कि भारत में। हमारे तमिलनाडु में एप्पल का आईफोन बनता है, लेकिन कुल जो सेल है उसका सिर्फ 20%, बचा 80% चीन में बनता है, स्पेशली उनके जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि एप्पल भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने पर काम
शुरू कर चुका है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए भले, लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी। ट्रंप के टैरिफ वॉर से पहले ही एप्पल जैसी कंपनियां, जिनके उत्पादों का काफी बड़ा हिस्सा चाइना में बनता है, डाइवर्सिफाई करना चाह रही थी अपने मैन्युफैक्चरिंग को, यानी चीन का विकल्प वो खोज रही थी ऑलरेडी। जैसा हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, इसमें वक्त लगता है, और जो बात यूएस पर लागू होती है वही बात भारत पर भी लागू होती है। स्किल, स्केल और क्वालिटी SSQ को तैयार करने के लिए, हम भी एब्रिवेशन दे देते हैं SSQ, इसको तैयार करने के लिए आपको बातों से बहुत आगे जाकर एफर्ट करना पड़ता है। आप याद कीजिए, कोविड काल में चाइना +1 की बात शुरू हुई थी। लोगों ने तब कह दिया कि ये जो चाइना +1 है ये इंडिया हो सकता है। हमने पटाखे भी फोड़ लिए, लेकिन लॉटरी लगी वियतनाम और दूसरे आसियान कंट्रीज की। तो ये सब इतना भी सिंपल नहीं है कि चीन का नुकसान हुआ और वहीं से भारत का फायदा होने लगा। भारत को फायदा होगा तो खबरगांव को खुशी होगी, हमें खुशी होगी, इरशाद जो कैमरे के पीछे हैं उनको भी खुशी होगी, लेकिन दिक्कत यह है कि उसके लिए हमें एफर्ट्स करने होंगे। खैर, हम ट्रंप और टैरिफ पर बात कर रहे थे, वहीं लौट जाते हैं। ये सब जो हमने आपको खेल बताया वो तो हुआ 12 अप्रैल तक। 13 अप्रैल को स्क्रिप्ट फिर बदल गई। क्या हुआ 13 अप्रैल को? ट्रंप के यहाँ से एक बयान आया जिसका मतलब ये निकला कि अभी इतना भी खुश नहीं हो जाना चाहिए, जल्दी सेमीकंडक्टर के इंपोर्ट पर टैरिफ का ऐलान होगा। हाँ, ये भी क्लियर किया गया कि कुछ कंपनीज को राहत मिलेगी। इसका मतलब ट्रंप ने शनिवार को जिस छूट की बात की, कंपनियों ने राहत की सांस ली, उसी के बारे में रविवार को कह दिया कि ये भी जल्द चेंज हो सकता है। दिक्कत यह है कि ट्रंप से टैरिफ न उगले बन रहा है न ही निगले, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई चेन की जांच कराएंगे। ट्रंप के इसी आगे पीछे के झोल ने यूरोप को भी नर्वस किया है। रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि यूरोप में रूस से एक दूसरे तरह के सहयोग पर बात शुरू हो गई है। यूक्रेन युद्ध के चलते यूरोप ने रूस से गैस खरीदना कम किया, बहुत कम किया। तब अमेरिका ने वहां अपनी गैस बेचनी शुरू की, लेकिन जिस तरह की असहजता ट्रंप टैरिफ ने पैदा की है, उसके बाद यूरोप में रूस से ही गैस खरीदने पर अब फिर से बात हो रही है। फ्रांस की एनर्जी कंपनी एनजी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ने रॉयटर्स से कह दिया कि अगर यूक्रेन में ठीक ठाक शांति का माहौल पैदा हो तो हम रूस से भी गैस ले सकते हैं। पहले जितना नहीं लेंगे, लेकिन कुछ तो ले सकते हैं। इसी तरह फ्रांस की टोटल एनर्जीज ने भी, हाँ टोटल हम अंग्रेजी में बोलते हैं, फ्रेंच में टोटल एनर्जीज बोलते हैं वो लोग, उसने भी अपने एक बयान में चेतावनी दी है कि यूरोप को अमेरिकी गैस पर इतना निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो अब ट्रंप टैरिफ के वैश्विक असर का हमें पता लगने लगा है, और इस वैश्विक असर की झलक यूरोप से बाहर भी देखने को मिल रही है। आज का ही एग्जाम्पल है, आप जानते हैं कि ट्रंप किस तरह की बातें वहां पे कर रहे हैं। दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति वियतनाम के दौरे पर थे आज। याद आप कीजिए कि ये वही देश है जहां चीन में काम कर रही कई कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रही हैं, डाइवर्सिफाई कर रही हैं। चीन और वियतनाम दोनों जगह कम्युनिस्ट शासन है, और चीन की तरफ वियतनाम पर भी ट्रंप ने बहुत हेवी टैरिफ लगाया था 46%, लेकिन अभी इसमें छूट मिल गई है, वो 90 दिन वाली। वियतनाम ही वो देश है जिस पर ट्रंप को शक है कि वो चीनी माल को अपने यहाँ मंगाता है, मेड इन वियतनाम का ठप्पा लगा देता है और फिर उसे अमेरिका भेजता है। जब ट्रंप ने पहले कार्यकाल में चाइनीज कंपनीज पर टैरिफ लगाया था, तब कई चाइनीज कंपनीज ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस को वियतनाम शिफ्ट किया था। वियतनाम के बाद जिनपिंग मलेशिया और कंबोडिया भी जाने वाले हैं। तो अभी ये गेम और दिलचस्प होता रहेगा कि एक तरफ टैरिफ चल रहा है, दूसरी तरफ यात्राएं चल रही हैं। देखते हैं कौन जीतता है। वैसे जिनपिंग कह चुके हैं कि ट्रेड वॉर में कोई विजेता नहीं हो सकता, लेकिन वो कौन सा एक देश है जिसे वो हराना चाहते हैं, ये सब जानते हैं। इसी के साथ आज का राजदूत समाप्त होता है। इसे इरशाद ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।